गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेडियल वेव फंक्शन के बारे में। इस रेडियल वेव फंक्शन का डेरिवेशन जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो हम लोग इसके डेरिवेशन पर नहीं जाएंगे। सिंपल आप लोग इसका जो वेव फंक्शन फॉर्मेट है वो याद रख लीजिएगा कि रेडियल वेव फंक्शन जो है वो उसको किस तरीके से लिखते हैं। फॉर n इज़ इक्वल टू 1 एंड l इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, n मुख्य क्वांटम संख्या है और l जो है वो द्विगंशी क्वांटम संख्या है। उसके लिए रेडियल वेव फंक्शन जो है आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है r10 इज़ इक्वल टू 2 z/a की पावर 3/2 e की पावर माइनस ZR/a। इसी तरीके से r20 1/√2 z/a की पावर 3/2 1 माइनस ZR/2a e की पावर माइनस ZR/2a। इस तरीके से तो n इज़ इक्वल टू 2 कक्षा के लिए, व्हेन l इज़ इक्वल टू 0 एंड व्हेन l इज़ इक्वल टू +-1, तो हमारा वेव फंक्शन ये हो जाएगा r21 इज़ इक्वल टू 1/√24 z/a टू द पावर 5/2 r e टू द पावर माइनस ZR/2a। ठीक है, तो यहाँ पर a जो है वो बोर रेडियस है। ठीक है, हमने जो अपना शुरुआत के अंदर एनर्जी निकाली थी बोर का परमाणु मॉडल जो है उसको लेकर के, तो उसमें एनर्जी के अंदर हाइड्रोजन एटम सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम के लिए तो -13.6 n/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया था, जिसमें हमने a जो है एक कांस्टेंट लिया था जो कि इक्वल होता है बोर रेडियस के। तो रेडियल वेव फंक्शन के साथ कोणीय तरंग फलन YLM का उपयोग करने पर संपूर्ण तरंग फलन क्या बन जाता है, साई जो है वो r, थीटा और फाई का फंक्शन है, जिसको हमने सेपरेशन ऑफ वेरिएबल यूज़ करके रेडियल और एंगुलर पार्ट दोनों में डिवाइड किया था। उसके बाद हम लोग बात करते हैं हाइड्रोजन परमाणु के एनर्जी लेवल्स के बारे में। तो जैसे हम लोगों ने अभी रेडियल वेव फंक्शन को स्टडी नहीं किया है, लेकिन उसका ज़रा सा कॉन्सेप्ट जो है वो इसमें यूज़ हो रहा है, लेकिन इसको तो आप इतना इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि ये जो है हम लोगों ने जब सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम हाइड्रोजन एटम के लिए जब एनर्जी निकाली थी उसके एक्सप्रेशन से ही हमने ये लिया है। nवें मुख्य क्वांटम संख्या के संगत ऊर्जा En इज़ इक्वल टू मोड ऑफ E माइनस Z² m k² e की पावर 4 2h² n²। फॉर z इज़ इक्वल टू 1 फॉर हाइड्रोजन एटम, तो nth स्टेट के अंदर एनर्जी क्या हो जाएगी। ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉन nth स्टेट में है इन हाइड्रोजन एटम, तो उसके लिए -m k² e टू द पावर 4 ओवर 2h² ओवर n² हो जाता है, जहाँ पे n का मान क्या हो जाता है 1 2 3 इस तरीके से वेरी करता है। तो इसको हम लोगों ने एक अलग कांस्टेंट के बराबर मान दिया है, En बराबर -IP ओवर n²। तो IP -13.6 ओवर n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। तो यहाँ पे IP जो कांस्टेंट दिया है वो क्या है, m k² e टू द पावर 4 ओवर 2h²। ठीक है, तो यहाँ पे m ओवर 2h² और e टू द पावर 4 और k को हमने लिख दिया 1/4πε0। ओके, तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो एक रिडबर्ग कांस्टेंट यहाँ पे उसके बराबर है। सब कुछ सारे कांस्टेंट हैं, तो सिंपल एक रिडबर्ग कांस्टेंट ही बचता है, उसकी वैल्यू के बराबर है यहाँ पे ये। तो हाइड्रोजन परमाणु को आयनित करने के लिए या आयनाइज्ड करने के लिए जो आवश्यक एनर्जी होती है उसको हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं या आयनीकरण ऊर्जा कहते हैं। देखो आयनाइज्ड कैसे करेंगे, क्योंकि ये एक सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम है, तो आयनाइज्ड करने के लिए हमें इसके जो एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे तभी ये आयनाइज्ड होगा। तो हाइड्रोजन परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा का कोई भी स्वैच्छिक मान हमें प्राप्त नहीं होता है जब हमने इसकी एनर्जी निकाली। जैसे -13.6 n² आता है ना, तो n का मान जब हम रखते जाएंगे 1 2 3 इस तरीके से, तो हमें क्या है डिस्क्रीट वैल्यू मिलेगी एनर्जी की, कंटिन्यूस वैल्यू नहीं मिलेगी। तो उससे हमें ये पता लगता है कि इनके एनर्जी लेवल जो है वो कंटिन्यूस नहीं होकर के डिस्क्रीट है, यानी कि ये क्या है क्वांटम मैकेनिक्स को भी फुलफ़िल करते हैं। जैसे इसकी एनर्जी लेवल्स को ड्रॉ किया गया है यहाँ पर n इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक। तो 1 के लिए तो L
इज़ इक्वल टू 0 है, 2 के लिए L इज़ इक्वल टू 0 और 1 दोनों हैं, 3 के लिए 0 1 2 इस तरीके से, और 4 के लिए 0 1 2 3 इस तरीके से सारे हैं। इससे आगे से इस तरीके से बढ़ते चले जाएंगे। अब ये इसमें कुछ रिज़ल्ट्स जो निकल करके आते हैं वो ये हैं कि n इज़ इक्वल टू 1 जो है वो इलेक्ट्रॉन के लिए मूल ऊर्जा स्तर होता है, क्योंकि उसकी ऊर्जा क्या है, मिनिमम है। n इज़ इक्वल टू 1 के कॉरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है वो मिनिमम एनर्जी है -13.6। फिर n इज़ इक्वल टू जब 2 रखते हैं तो एनर्जी बढ़ जाती है, लेकिन एक संख्यात्मक मान तो कम होता है। जैसे हम देखेंगे संख्यात्मक मान तो कम हो जाएगा, ये देखिए 3.4 हो गया 13 से, तो 3.4 वैसे तो 13.6 से कम है, लेकिन माइनस साइन है तो इसका मतलब इन एक्चुअल ये बढ़ रहा है, एनर्जी बढ़ रही है n इज़ इक्वल टू 2 के कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो जो मूल अवस्था ऊर्जा है वो -13.6 है। इसको हम ग्राउंड स्टेट एनर्जी या ग्राउंड स्टेट या मूल अवस्था भी बोल सकते हैं। n इज़ इक्वल टू 2 को हम लोग फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, n इज़ इक्वल टू 3 को हम लोग सेकेंड एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो n इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 आदि ऊर्जा स्तरों के संगत इलेक्ट्रॉन की जो अवस्था होती है उसको हम लोग KLMN सेल भी बोलते हैं, कोश भी बोलते हैं। यानी कि n का मान 1 है तो K सेल, n का मान 2 है तो L शेल, और n का मान 3 है तो M शेल, n का मान 4 है तो n शेल, इस तरीके से बोलते हैं। और ये जो शेल बनी होती है इनके अंदर सब शेल रहती है। ठीक है, इन कोश के अंदर क्या रहता है, उपकोश रहता है, जो किस तरीके से होता है कि n इज़ इक्वल टू 1 शेल है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग L 0 है, एक ही उपकोश है। लेकिन जब n इज़ इक्वल टू 2 है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग L 0 और 1 दो सब सेल होती है उसके अंदर। ठीक है, दो उपकोश होते हैं। इस तरीके से जब L का मान डिफरेंट n के लिए अलग अलग रहता है तो वो उसके क्या हैं, उपकोश कहलाएंगे। और उसके बाद क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोपी में L बराबर जैसे 0 1 2 3 आदि मान होते हैं ना, तो उनको हम 0 के कॉरस्पॉन्डिंग S कक्षक, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग P कक्षक, 2 के कॉरस्पॉन्डिंग D कक्षक, F कक्षक, 3 के कॉरस्पॉन्डिंग। तो ये जो सब सेल है इनको हम लोगों ने S P D F आदि नाम दे दिए। और इन सब सेल या उपकोश के अंदर भी क्या होता है, उनके कॉरस्पॉन्डिंग m के डिफरेंट मान होते हैं। ठीक है, तो m के जो डिफरेंट मान होते हैं उनको हम लोग कहते हैं ऑर्बिटल्स या कक्षक। ठीक है, जैसे L इज़ इक्वल टू 0 के लिए तो m 0 है, L इज़ इक्वल टू 1 के लिए m क्या है, m-1 भी है, m 0 भी है और m+1 भी है। समझ रहे हैं ना आप लोग। L इज़ इक्वल टू 1 के लिए m क्या है, -1 0 और 1, L इज़ इक्वल टू 0 के लिए क्या है, 0। इस तरीके से क्या है, ये डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं। तो सबसे पहले तो शेल है, कोश है, जैसे K या L शेल है ना। फिर उसके बाद उसके अंदर सब सेल है, जैसे उसके अंदर L के मान 0 1 2 3, ये सब सेल या उपकोश हो गए। अब उस उपकोश में भी क्या है, ऑर्बिटल्स हैं, कक्षक हैं, जिनमें m के मान होते हैं, ऋणात्मक धनात्मक। ठीक है, तो उनको हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल्स कहते हैं। बोर के परमाणु मॉडल में n के एक मान के संगत एक ही ऊर्जा स्तर उपलब्ध होता है, जबकि क्वांटम में क्या होता है, n के एक मान के लिए एक से अधिक ऊर्जा स्तर उपलब्ध होते हैं। और n बराबर जैसे 1 है या 2 है तो उनमें एक सिंगल एनर्जी लेवल ना होकर के एक से ज़्यादा एनर्जी लेवल होते हैं। फॉर nth आइगन स्टेट, या यूँ कहें कि nवें लेवल की जब हम बात करें, n क्वांटम संख्या वाले ऊर्जा स्तर की बात करते हैं ना, तो उसमें n² अपभ्रष्टता होती है, या उसमें n² आइगन स्टेट्स मौजूद रहती हैं। ठीक है, तो जैसे बोर के परमाणु मॉडल में तो n इज़ इक्वल टू 1 मतलब एक एनर्जी लेवल या एक ऊर्जा अवस्था होगी। लेकिन अगर हम लोग क्वांटम की बात करें तो जैसे n इज़ इक्वल टू 2 है तो उसमें L बराबर क्या है, 0 और 1 है। जब L 0 है तो m क्या है, 0। जब L 1 है तो m क्या है, -1 0 और 1। टोटल कितनी हो गई, 4। तो n इज़ इक्वल टू 2 के लिए कितनी हो गई, जब अपने नीचे तक जाएंगे ना, पूरा m तक पहुंच जाएंगे, पूरा क्लैरिफिकेशन हो जाएगा, तो m कितने वैल्यूज़ तक डिस्क्राइब हो रहा है, 4 वैल्यूज़ तक, 0 -1 0 और 1। एक 0 0 के कॉरस्पॉन्डिंग है, L इज़ इक्वल टू 0, और दूसरा -1 0 और 1 जो है वो L इज़ इक्वल टू 1 के कॉरस्पॉन्डिंग है। तो n इज़ इक्वल टू 2 के लिए 4 ऊर्जा अवस्थाएँ हैं, तो इसकी अपभ्रष्टता क्या है, 4। एक ही n के मान के लिए
4 एनर्जी लेवल्स जो है वो हमें मिलेंगे, अपभ्रष्ट एनर्जी लेवल जिनको हम लोग बोलते हैं। तो ये n² के बराबर होती है ये अपभ्रष्टता। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये कहता है कि श्रोडिंगर क्वांटम यांत्रिकी में हाइड्रोजन परमाणु के ऊर्जा स्तर जो हैं वो बोर परमाणु के बोर परमाणु से जो हाइड्रोजन एटम के लिए जो एनर्जी लेवल्स हमें मिलते हैं बिल्कुल उसके क्या हैं, सिमिलर हैं। लेकिन क्या कुछ विभिन्नताएं हैं। जैसे बोर के परमाणु मॉडल में तो क्या होता है, मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या होता है, mvr बराबर nℏ होता है कोणीय संवेग, है ना, mvr बराबर nℏ। तो n का मान 1 है तो कोणीय संवेग जो है वो क्या है, h है। लेकिन क्वांटम के हिसाब से क्या होता है, n = 1 के लिए l बराबर 0, यानी कि एंगुलर मोमेंटम क्या है, 0, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम ये है ना l + 1 h। तो l का मान जब 0 रखेंगे तो एंगुलर मोमेंटम 0 हो गया, यानी कि ग्राउंड स्टेट में क्वांटम के हिसाब से तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम 0 है, बट अकॉर्डिंग टू बोर परमाणु मॉडल एंगुलर मोमेंटम इज़ h। इसी तरीके से n = 2 के लिए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग बोर के परमाणु मॉडल से तो l बराबर 2h है, जबकि क्वांटम यांत्रिकी के हिसाब से क्या है, n = 2 के लिए क्या आएगा, l 0 और l 1, और उस टाइम इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या हो जाएगा, 0 रखने पे 0 और 1 रखने पे क्या आ जाएगा, √2h आ जाता है। ठीक है, तो बोर के परमाणु मॉडल से इलेक्ट्रॉन की कोणीय संवेग के लिए जैसे nth आइगन स्टेट की बात करें तो उसमें बोर के परमाणु मॉडल से nth आइगन स्टेट में एंगुलर मोमेंटम nℏ आ जाएगा। ठीक है, और क्वांटम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग जो है वो n पे डिपेंड ही नहीं करता, वो तो l पे डिपेंड करता है, द्विगंशी क्वांटम संख्या पे n पे डिपेंड नहीं करता। तो इस प्रकार से s, p, d, f आदि जो उपकोशों के लिए इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग है वो s के लिए l 0 है तो 0, p के लिए l 1 है तो √2h और d के लिए l 3 है तो 6 √6h आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हाइड्रोजन परमाणु के तरंग फलन n बराबर 1 तथा n बराबर 2 के तरंग फलनों की आकृति, उनकी शेप। अब हम लोग क्या है, इनके वेव फंक्शन जो हैं उनको ड्रॉ करेंगे। ये पूरा जो इसका एक्सप्लेनेशन है वो मेरे नेक्स्ट क्लास के अंदर भी कंटिन्यू करेंगे। इसमें थोड़ा लेंदी हो रहा था इसीलिए हमने इसमें सिर्फ उसको स्टार्ट किया है। और जैसे हाइड्रोजन परमाणु के लिए टोटल वेव फंक्शन ये रेडियल है और ये क्या है, एंगुलर है। ठीक है, ये रेडियल वेव फंक्शन और ये एंगुलर, और रेडियल वाला वेव फंक्शन एक्चुअली में इस तरीके से लिखते हैं। ये पूरा अपने आपकी बुक में दिया हुआ है। ये कॉन्सेप्ट क्या है, एक्चुअली आपके सिलेबस में नहीं है रेडियल का, तो मैंने आपको इसको एक्सप्लेन नहीं किया। यहाँ पे सिर्फ उसका फार्मूला लिखा है, थोड़ा है तो याद करने में मुश्किल, अगर लिखने की ज़रूरत नहीं रहेगी तो मत लिखना। चाहे एंगुलर है थीटा का, ये हमने किया ही था स्फेरिकल हार्मोनिक के अंदर। ठीक है, am यहाँ पे क्या है, -1 की पावर m व्हेन m इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और व्हेन m इज़ लेस देन 0 तो यहाँ पे फाई का मान जो है वो ये आ गया 1/√2 पाई e की पावर i फाई, ये हमने निकाला ही था पहले। और a बोर रेडियस है, मैंने बताया था h² m k e²। NLM मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या और चुंबकीय क्वांटम संख्या, ये होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन एटम के वेव फंक्शन साई NLM से ये विदित होता है कि जो रेडियल पार्ट है वो तो n और l पे डिपेंड करता है और जो एंगुलर पार्ट है वो l और m पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो l क्वांटम संख्या के लिए जैसे l का कोई भी मान होता है ना, उसके लिए m के कितने मान होते हैं, 2l + 1 होते हैं। जैसे m क्वांटम संख्या के 2l + 1 मान होंगे। जैसे l 0 है तो m 0 एक ही मान है, इसमें रखो 2l + 1 में तो एक ही मान है। जब l 1 है तो 3 मान होंगे। ठीक है, इस तरीके से तो टोटल कितने होते हैं, 2l + 1 मान होते हैं 0 से लेके n-1 तक। तो 2l + 1 मान 0 से लेके n-1 तक। ठीक है, क्योंकि एक 0 भी इसमें शामिल होगा तो टोटल n वैल्यूज़ ही होंगी वो। तो जैसे 0 रखेंगे तो 1, 1 रखेंगे तो 3, 5, और जब l की जगह n-1 रखेंगे तो 2n-1। तो ये एक विषम पूर्णांकों की सीरीज़ बन गई। ठीक है, तो इसके अंदर जब हम लोग टोटल पदों की संख्या n, पहला पद प्लस में अंतिम पद 2n-1/2, तो इससे इसका मान कितना आ जाता है n², यानी कि
जो कुल अनुमत तरंग फलनों की संख्या है वो कितनी होगी, n² के बराबर होगी। nवें कोश में n² अनुमत वेव फंक्शन होंगे। जैसे n का मान 1 है तो उसमें 1 वेव फंक्शन, n का मान 2 है तो उसमें 4 वेव फंक्शन, इसलिए इस तरीके से इसको कैरी करेंगे। तो इसके अंदर जैसे साई नेक्स्ट है, साई जो है उसका कोणीय फलन जो YLM है वो n पर डिपेंड नहीं करता है। अतः क्या होता है कि जैसे n का मान डिफरेंट हो, n 1 2 3 है, लेकिन जैसे L और M सेम है तो उसके लिए Y थीटा फाई जो है वो सबके लिए सेम रहेगा। जिसके अंदर n तो डिफरेंट है 1 2 3, लेकिन L और M जैसे n = 1 के लिए L बराबर 0, n = 2 के लिए L बराबर 1 और 0 3 के लिए, तो उनके लिए YLM फाई जो है वो एक समान रहता है, तो उनको कहते हैं स्फेरिकली सिमेट्रिक। ठीक है, तो n में जैसे S कक्षक के लिए L बराबर 0 होता है, तो अभी जैसे मैंने बताया आपको, नेक्स्ट पॉइंट है इसका, तो y0 + -m क्या हो गया 1/√4 पाई, और वो थीटा व फाई पर डिपेंड नहीं करता, और 1s 2s 3s इन सब के लिए केवल वो दूरी पर डिपेंड करेगा। L और M जो हैं वो थीटा और फाई पर डिपेंड नहीं करते हैं एस कक्षक के लिए, तो वो स्फेरिकली सिमेट्रिक कहलाते हैं। और यहाँ पे हमारे पास रेडियल वेव फंक्शन शो किए गए हैं और साथ में एंगुलर वेव फंक्शन भी शो किए गए हैं। तो इसमें जैसे ये तो सब रेडियल वेव फंक्शंस हैं और ये एंगुलर हैं। तो जैसे 0 0 के लिए L0 है एस कक्षक के लिए 1/√4 पाई और 1/√4 पाई, ये थीटा पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो ये स्फेरिकल सिमेट्रिक वेव फंक्शन कहलाते हैं। नीचे यहाँ पे टोटल वेव फंक्शन जो है वो दिया हुआ है, इसमें रेडियल पार्ट और एंगुलर पार्ट दोनों को शामिल किया गया है। ओके, तो आप इसको दोनों को इन्वॉल्व करोगे, जैसे इसको और इसको, तो 2 उसमें ऊपर है, नीचे इसमें 4 है, तो एक 4 बाहर निकालोगे तो 2 बनेगा, 2 से 2 कैंसिल, π/a³ बन गया e⁻⁻r/a। इस तरीके से संपूर्ण हाइड्रोजन एटम के लिए n बराबर 1 और n बराबर 2 के लिए जो टोटल वेव फंक्शन है वो यहाँ पे हमारे पास आ गए। ये हमने n = 1 और 2 के लिए लिखे हैं। 1 के लिए तो क्या है L0 होता है, तो M भी 0, 2 के लिए L0 भी है और 1 भी है, तो इसके लिए 2 के लिए तो क्या है L0 के लिए M0 और L1 के लिए M0 1 -1 तीनों, तो ये 3 वेव फंक्शन बनेंगे। L बराबर 1 के लिए, ये L बराबर 0 के लिए, और ये n = 1 और L बराबर 0 के लिए। इस तरीके से टोटल वेव फंक्शन। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग इन वेव फंक्शन को ड्रॉ करेंगे, तो आप इसको अच्छे से स्टडी कर लेना, कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना। थैंक यू।